तो 5,80,000 या 6 लाख के आसपास बैरल पर डे हमारी जरूरत है। उनमें से 80,000 प्लस बैरल ऑफ ऑयल लोकली प्रोड्यूस्ड है, द रेस्ट इज इंपोर्टेड। क्या इंपोर्टेड है? ठीक। हमारे मुल्क में जो गैस की जरूरत है वो तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे है। उनमें से लोकली जो हम जनरेट करते हैं वो 32% से लेकर 36% तक होता रहता है, कभी ऊपर जाते हैं कभी हम नीचे आते हैं, लेकिन 36% प्लस हम नहीं जा रहे। पिछले 20 साल में 36% प्लस हम नहीं गए ऑफ द टोटल डिमांड। बस क्या हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये वाले फिगर्स मैंने अपडेट नहीं किए हैं कि हमारा जो एनुअल यूज ऑफ कोल है वो कितना है। आप लोग खुद देख लीजिएगा, जिसको भी जरूरत हो, जिसकी आपको यकीनन इस वक्त नहीं होगी। अब हम इस वक्त जो कोयला है उससे कर क्या रहे हैं, ये फिगर अपडेटेड है जो अभी बता रहा हूं। कोयला से मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। डोमेस्टिक यूज भी उसका बहुत कम है। उसका यूज किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए है। फिदा, नो नो, नोट्स आपको मैं ये बना के दे रहा हूं ऑलरेडी। आपने अपने इसमें एडिशनल बातें जो आपको लगती हैं करते जाएं। हाँ, बिल्कुल। बेसिकली मैं स्लाइड से पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं हूं, लेकिन सिस्टम ने, स्टूडेंट्स ने और डिमांड कर करके मैंने स्लाइड से पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैं आज भी ऑन कैंपस क्लास में मैं स्लाइड्स या कुछ भी मेरे पास नहीं होता, मैं ऐसी हवाई पढ़ाता हूं। तो आप जितना मेरे पीछे नोट कर सकते करते जाएं, लेकिन अक्सर ये चीजें इन स्लाइड्स में मौजूद हैं। अब लिखूं जी, आपके साथ ये शेयर किए जाएंगे, फिरदौस एंड ऑल, ये शेयर किए जाएंगे। अब आप लोगों के मजीद सवाल के जवाब देने का मैं माजरत ख्वाह हूँ। आप लोग सवाल करेंगे, मैं जवाब ना दूं, फिर आप लोग नाराज हो जाएंगे। अभी भी मैंने कोई चंद बच्चों के जवाब दिए हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि इतने लोगों के मैं जवाब दूं, वरना लेक्चर फिर कैसे होगा। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, लेक्चर को एंजॉय करें प्लीज। समझे नहीं, एंजॉय करें। तो ऑल राइट। उसके बाद हम 9,000 मेगावाट हमने पिछले साल, यानी जो जून 2024 में जो हमारा साल पूरा हुआ, माली साल, उनमें हमने 9,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की। कहां से? कोयले से। और उनमें से 2,500 मेगावाट तो हमने लोकल कोल से प्रोड्यूस की, बकिया कोल इंपोर्टेड था। ये कंटेम्पररी फिगर्स है, ये बिल्कुल रिसेंट फिगर्स हैं, इन्हें जून 2024 के हैं। राइट, ओके। हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन इंपोर्टर्स हैं वो कौन कौन है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ये स्टेट का इदारा है। पीएसओ, शेल है, अटक है, वगैरह वगैरह। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, आगे ना जाओ, कोई पहला पॉइंट ही चल रहा है। वो शेल है। बकिया लाइसेंस ये इशू करते हैं, ठीक है। कौन? पीएसओ इशू करता है। अटक को, शेल को लाइसेंस इशू करने वाला कौन है? पीएसओ है। लोकल प्रोड्यूसर हमारे पास कौन है? ओजीडीसीएल है, पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है, माड़ी ऑयल लिमिटेड है। ये लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के और गैस के। अब यहां पे एक बात की हमें समझ आ गई, और वो बात क्या थी जो मैंने ऊपर इतने सारे फिगर्स दिए, कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा है।
लेकिन जो लोकल प्रोडक्शन है वो कम है, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब क्या, द यूज ऑफ हाइड्रोकार्बन इज मोर, द लोकल जनरेशन इज लेस, therefore majority of oil and gas and coal is to be imported। ये पॉइंट मैंने सबको समझा दिया। इसके लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ सबको? या अभी टॉपिक शुरू नहीं हुआ? ये आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि एनर्जी सेक्टर ऑपरेट कैसे कर रहा है। ओके ओके ओके, ऑल राइट जी। नेक्स्ट, देखिए मैंने आपको एक बच्चे ने कहा, रिपीट कर दें। मैंने सिंपल ये कहा कि हमारे मुल्क में कोल, ऑयल, गैस की प्रोडक्शन कम है और हमारी जरूरत ज्यादा है, इसलिए कोयला भी, तेल भी, गैस भी हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, आप मुझे समझें। स्लाइड्स और टीचर के दरमियान कंफ्यूजन ना हो, सुने। लिसनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट प्लीज। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन सप्लायर्स इन पाकिस्तान कौन कौन है? पाकिस्तान स्टेट ऑयल इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। ये क्या करता है? इंपोर्ट खुद भी करता है, अटक से भी इंपोर्ट करवाता है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों से इंपोर्ट करवाता है। और फिर दूसरा, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, ओजीडीसीएल है, मोल है, पोल है, उनसे भी ऑयल ले लेता है। और फिर वो ऑयल लेके रिफाइनरी से, जो ऑयल को साफ करते हैं, रिफाइनरीज को कहते हैं, अटक रिफाइनरी, कराची रिफाइनरी, हब रिफाइनरी वगैरह, उसे रिफाइन करवाते जाते हैं। रिफाइन करने के बाद उस ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। किस में? इंडस्ट्री को ऑयल चाहिए, फ्यूल पंप्स को ऑयल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को ऑयल चाहिए। इसी तरीके से गैस किसको चाहिए? डोमेस्टिक को गैस चाहिए, वगैरह वगैरह। सिर्फ ये पहले ऑयल की बात थी। सो पंप्स को, इंडस्ट्रीज को एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर को जो ऑयल चाहिए वो तकसीम करता है। दूसरा, गैस। गैस को कौन डील करता है स्टेट के पार्ट पे? सुई सदरन, सुई नॉर्दर्न, ये दो अलग अलग इदारे हैं, यानी दो पार्ट्स हैं। नॉर्थ इज पंजाब, केपी, आजाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान इज नॉर्थ। तो सुई नॉर्दर्न डील कर रहा है इन इलाकों को, पंजाब को, केपी को, एजेके को, एनजीबी को। सुई सदरन इज सिंध एंड बलूचिस्तान। तो सिंध एंड बलूचिस्तान को डील करने वाला सुई सदरन है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज पंजाब, केपी एंड जीबी एंड एजेके, को डील करने वाला सुई नॉर्दर्न है। ठीक, कहां कहां पे ये गैस की सप्लाई होती है? नंबर वन, सबसे बड़ा इंडस्ट्री को, दूसरा बिजली को, तीसरा डोमेस्टिक को। डोमेस्टिक बिजली जनरेशन एंड इंडस्ट्री को गैस चाहिए। आप कहते हैं इंडस्ट्री को कहां पे गैस चाहिए? फॉर एग्जांपल, आपका यूरिया बनता है, किसी से बनता है? गैस से। थर्ड, एक और चीज समझो, दैट इज एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, ये क्या है? आपके मुल्क में 11,000 वोल्ट के, वाट के जो लाइंस हैं, जो ऊपर बड़े बड़े लाइंस हैं, जो बड़े बड़े टावर से गुजरते हैं, इसको एनटीडीसी कहते हैं। आसान अल्फाज में समझा दूं, आप लोग मुझे प्लीज मैसेजेस नहीं करेंगे, ताकि मैं आपको साथ में कुछ टाइप भी करता जाऊं। फ्रॉम, बल्कि लिखा हुआ है, फ्रॉम द क्या कहते हैं, फ्रॉम जनरेटर, जो जनरेशन करता है, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम द नेशनल ग्रिड टू द, इसको जरा यूनिटी कर दो अभी, बेटे यहां पे मैं लिख रहा हूं, फ्रॉम जनरेटर्स
ये जहां पे जनरेशन टू द लोकल ग्रिड, जो बिजली की सप्लाई करता है, ये लाइन मैंने लिख लिया, रेट हो रही है। मिसाल के तौर पे वापडा का कोई यूनिट लगा हुआ है, मिसाल के तौर पे लेट्स से ऑयल का कोई यूनिट लगा हुआ है, गैस का कोई यूनिट लगा हुआ है, बिजली जनरेट कर रहा है। वहां से लेके लोकल ग्रिड तक, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद का ग्रिड है, कराची में ग्रिड लगे हुए हैं, लाहौर में लगे हुए हैं, किसी भी शहर में लगे हुए ग्रिड तक बिजली प्रोवाइड करने वाला कौन है? एनटीडीसी है। उसके बाद ये मैंने दूसरा लिखा हुआ है, डिस्को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये कौन है? द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटी इसके साथ ये लाइन लिख दो, द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द लोकल ग्रिड टू द एंड कंज्यूमर। एंड कंज्यूमर तक बिजली लेके जाने वाला कौन है? वो डिस्को है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। गुड, ओके। ये जो एनटीडीसी है, नेशनल, रिपीट कर रहा हूं, एनटीडीसी जो है, आपके जो बड़े बड़े लाइंस हैं, टावर्स लगे हुए हैं, जो अ, बिजली जो जनरेट हो गई, मिसाल के तौर पे वापडा में तरबेला डैम में प्रोड्यूस हो गई, मिसाल के तौर पे, या मंगला डैम में प्रोड्यूस हो गई, या कोई ऑयल का यूनिट लगा हुआ है, या थर्म में बिजली पर, कोयले से बिजली बन रही है, या हब में बन रही है, बड़े बड़े यूनिट्स लगे हुए हैं, वहां से लेके बिजली को लेके जाना टू द लोकल ग्रिड, वो है एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी। और जो लोकल लेवल पे बिजली तकसीम करने वाला है, उसको कहते हैं डिस्को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यानी ग्रिड से लेके एंड कंज्यूमर तक, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एग्रीकल्चरिस्ट को बिजली चाहिए, या डोमेस्टिक को चाहिए, या कमर्शियल को चाहिए, जिसको भी चाहिए, वो डिस्को करता है। क्लियर? नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग बॉडीज क्या है हमारे यहां, जो डिसीजन करते हैं? हमारे यहां जो डिसीजंस करते हैं एनर्जी रिलेटेड, नेप्रा। आप एंड तक साथ रहिएगा, आप सबको स्लाइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, ऑल राइट। अब आपके मुल्क में बिजली के रिलेटेड जितने भी फैसले होते हैं, बिजली की कीमत बढ़ानी है, कम करनी है, कहां पे नए सिस्टम्स लगाने हैं, कहां पे ट्रांसमिशन लाइंस लगाने हैं, कहां पे मजीद डिस्कोस बनाने हैं, वगैरह वगैरह, ग्रिड्स बनाने हैं, जो भी फैसले करता है, निपरा करता है। फाइनल साइन पीएम ही करता है, लेकिन यानी कैबिनेट करता है, लेकिन निपरा इज द पॉलिसी मेकिंग बॉडी। गैस के बारे में और ऑयल के बारे में जितने भी फैसले होते हैं, वो ओगरा करता है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक। इसमें एक और चीज, हमारे मुल्क में मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? मैं एनर्जी पढ़ा रहा हूं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको बता रहा हूं, मैं एनर्जी पढ़ा रहा हूं ना। अब मेजर प्रोड्यूसर्स हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स कौन कौन है? वापडा, तकरीबन कोई 28 to 30% ऑफ द ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पाकिस्तान इज जनरेटेड बाय वापडा।
एक फेडरल कोल माइनिंग डिपार्टमेंट है, एक सिंध कोल माइनिंग डिपार्टमेंट है, एक केपी कोल माइनिंग डिपार्टमेंट है, एक बलूचिस्तान है। ये फैसले वो करते हैं कोल के बारे में। ठीक है ना। दूसरा है आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट सेक्टर के प्रोड्यूसर्स। ऑयल से बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं, कोयला से, गैस से, विंड से, सोलर से, जो प्राइवेट सेक्टर में बिजली प्रोड्यूस करने वाले हैं। नेक्स्ट, अब कौन कितना कर रहा है बाद में उस पर आ रहा हूं। आपके पास सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। आपके मुल्क में तकरीबन कोई 3500 मेगावाट या 3300 मेगावाट, 3300 मेगावाट प्लस बिजली सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर से बन रही है। फॉर एग्जांपल, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 1, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, इस तरह 3 है, 4 है, 5 अभी बन रहा है। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 2, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3, वगैरह वगैरह। उसके अलावा फिर एक और चीज है, इसी एनर्जी में एक और बड़ा रोल प्लेयर है, और वो कौन है? बैंक। याद रखो, दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस को के साथ कौन जुड़ा हुआ है? बैंक। बैंक के बगैर कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर सकता। इंपोर्टर ने ऑयल इंपोर्ट करना है या गैस या कोयला इंपोर्ट करना है, कुछ पैसा उसका अपना होगा, कुछ बैंक से कर्जे पे लेगा। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगा दिया, कुछ उसका अपना पैसा होगा, कुछ बैंक से कर्जा लेगा। तो बैंक प्लेज अ मेजर रोल। और जब हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसा ना हो तो वो कर्जा किससे लेता है? बैंक से। तो बैंक इज अ मेजर or central point in every economic aspect of a country, including the energy sector. ठीक। नेक्स्ट, ये इंट्रोडक्शन को छोड़ दे, बाद में करेंगे, टॉपिक पे आ जाए सीधा आगे। बल्कि एक मिनट पहले इनको इंट्रोडक्शन जरा समझा दूं। बहुत सारे बच्चों को इंट्रोडक्शन लिखना नहीं आता, तो शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। अच्छा, अभी आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज ना करें, यहाँ पे मैं साथ कुछ टाइप कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज। और ये आपको हर लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता जाऊंगा रिटर्न के रिलेटेड, मेरे बच्चे दोस्त भी करते जाएंगे ताकि आपको हम लिखना भी सिखा सकें। ठीक ना। इंट्रोडक्शन के रूटीन में क्या है? 3 पार्ट्स हैं। आपने शायद इस बात पे कभी सोचा ही ना हो। पार्ट 3 या लास्ट पार्ट, वो क्या होगा? वुड ऑलवेज बी समरी, वो समरी होगी। और ये क्या है? ये परमानेंट पार्ट है। ये कभी खत्म कर ही नहीं सकते, ओमिट कर ही नहीं सकते। समरी इंट्रोडक्शन में ती है और हमेशा रहेगी। अब वो समरी आप 2 लाइन में दे रहे हो, 3 में दे रहे हो, 5 में दे रहे हो, आप पे डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्टाइल में। लेकिन समरी का पार्ट था, है और हमेशा रहेगा। मैंने आखिरी पार्ट से शुरू किया और ये आखिरी पार्ट है। थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट, वो समरी है और वो परमानेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट या मिडिल पार्ट, और वो क्या है? स्टेटमेंट गिवन इन द पेपर। जो पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं? मजीद ओपन करते हैं। मतलब क्या? यू ओपन इट और एक्सपैंड इट, आप एक्सपैंड करते हैं इनटू
2 और 3 sentences, 2 या 3 सेंटेंसेस में आप उसको ओपन करते हैं या एक्सपैंड करते हैं, यानी उसको आसान बना देते हैं। ये मिडिल वाला पार्ट है। ये 2 पार्ट कभी इंट्रोडक्शन के मिस कर ही नहीं सकते आप, कुछ भी कर लो, इन 2 के बगैर इंट्रोडक्शन नहीं बन सकता। बस ये सिंपल याद रख लो। अब आपने पहला पार्ट ओमिट कर दिया, कर लो, लेकिन ये 2 पार्ट ओमिट करने की इजाजत आपके पास नहीं है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन में 1 नंबर या 2 नंबर लेने हैं तो उसके लिए ये डिवीजन होगी। मेरे सामने जब भी पेपर आएगा मैं ये देखूंगा कि किसी ने ये 2 पार्ट्स लिखे हैं कि नहीं। ये 2 लिख दिए, उसने बेसिक इंट्रोडक्शन लिख लिया। मिडिल पार्ट एंड लास्ट पार्ट। मिडिल से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब क्या, आपने सीधे टॉपिक को हिट किया। लेकिन एक क्या है, फर्स्ट पार्ट। जितने भी एकेडमिक राइटर्स हैं, जितने भी एकेडमिक राइटर्स हैं, वो क्या करेंगे, दे वुड स्टार्ट, जिसको हम फर्स्ट पार्ट कहते हैं या स्टार्टर कहते हैं, वो कहां से शुरू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तरीका क्या है, जनरल स्टार्ट, जनरल स्टार्ट करेंगे। जनरल स्टार्ट आपको दे देंगे। जनरल स्टार्ट कैसे, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कई सारे मसले हैं, इकोनॉमिक मसला भी है, पॉलिटिकल मसला भी है, सिक्योरिटी का मसला भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला क्या है हमारा, एनर्जी क्राइसिस। जनरल स्टार्ट हमने कर लिया, इन हम जनरल से पर्टिकुलर पे आ गए। ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर पे आ गए, एक तरीका मिसाल के तौर पे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी, आप इसी जनरल स्टार्ट में ये भी कर सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में एक इंक्रीजिंग मसला है। डेवलपिंग कंट्रीज में ये मसला ज्यादा सेवियर है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये मसला ज्यादा सेवियर है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में से है जहां पे एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम बन चुका है। आप टॉपिक पे आ जाएंगे, यानी जो मिडिल वाले पार्ट है उस पे आ जाएंगे। एक तरीका बकिया, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन नोवा के यूट्यूब चैनल पे मेरे ये कम से कम होगा कि 10-12 तरीके मैंने बताए हुए होंगे हाउ टू स्टार्ट द टॉपिक। ठीक इस तरीके से मेरे बकिया कलीग्स ऐसे के टीचर्स ने किया हुआ होगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आपको बता रहा हूं हाउ टू राइट। और हम आपको जब भी पढ़ाएंगे लेक्चर को, अपने लेक्चर को यूं शेप करते हैं तो आपको समझ आएगी। बार बार हम नहीं कहेंगे देखो ये इंट्रोडक्शन है, देखो ये कंक्लूजन है, ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपको अब समझ आ गई कि अच्छा इंट्रोडक्शन यूं होता है, ठीक है, ये इसके पार्ट्स, ये इसके कंपोनेंट्स है। डन, आ जाए नेक्स्ट। अब हमारे यहां मसला क्या है एनर्जी के साथ, द प्रॉब्लम विद द एनर्जी सेक्टर इज, हाँ, टू मेजर प्रॉब्लम्स। एक लोड शेडिंग जो आजकल कम हो गया है, लोड शेडिंग अब बड़ा मसला नहीं है, ये मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन पे अब नहीं जा रहा। मैंने तफसील दी हुई है कि कब कब कितनी लोड शेडिंग रही है। इस वक्त हमारा मेन मसला लोड शेडिंग नहीं है। आई नो कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में आज भी लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन उन इलाकों में लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है जहां पे बिजली चोरी है, या जहां पे लाइन लॉस ज्यादा है, या जहां पे बिजली का बिल पूरा लोग नहीं देते। लोड शेडिंग अब भी मसला है, लेकिन अब वो सिवियर वाला मसला नहीं रहा। ठीक, अब हमारे पास मसला क्या है, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कितना एक्सपेंसिव है,
Pakistan generates the most expensive electricity in the world and third most expensive in Asia. Sorry, third most expensive in the world, most expensive in Asia. World and most expensive in Asia. किसको कोट कर रहा हूं? एक्स प्राइम मिनिस्टर को. करंट प्राइम मिनिस्टर क्या कहता है? पाकिस्तान जनरेट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड. देखिए, मैंने नाम नहीं लिया प्राइम मिनिस्टर का, मैंने अथा. तो हमारे लिए जितना हम अवॉइड कर सकते हैं नाम को अवॉइड करेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि नाम के लिए कोई स्पेस नहीं नहीं है, लेकिन जहां तक अवॉइड कर सकते हो करो, क्योंकि अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट. एकेडमिक राइटिंग की मोरालिटी समझा रहा हूं. नेम्स आर secondary. Authority is more important. So it is the PM, the authority of the PM is important rather than the name of the PM. Done? तो ये रूल याद रखिएगा. आप ये नहीं कहेंगे कि DGISPR जनरल फलाना, आपका DGISPR. ठीक है. अब स्पोक्स पर्सन, फॉरेन स्पोक्स पर्सन, खातून साहब का नाम नहीं लेंगे, अब स्पोक्स पर्सन कहेंगे. मोरालिटी ऑफ राइटिंग में मैंने कहा कि आप जितना नाम अवॉइड कर सकते हैं आप नाम को अवॉइड करेंगे. आप अथॉरिटी मेंशन करेंगे. अब वो अथॉरिटी कहीं पे एक जगह पे, कहीं लेट्स से कहीं पे पीएम की बात होगी तो पीएम इज द अथॉरिटी. फॉरेन मिनिस्टर अथॉरिटी तो फॉरेन मिनिस्टर. DGISPR, गवर्नर स्टेट बैंक, क्या कहते हैं, चेयरमैन नैब, इस तरीके से अथॉरिटी मेंशन करेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. जिधर भी है नाम आप अवॉइड करेंगे. हाँ, जहां पे अवॉइड नहीं हो सकता लिखें. ठीक है. ऑल राइट. कितनी महंगी है हमारे यहां बिजली? हमारे यहां जो डोमेस्टिक यूनिट है वो क्या कहते हैं, वो तकरीबन 24 PKR से लेके 65 PKR प्लस पे पहुंच गया है. 24 PKR किसके लिए है? जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, 100 यूनिट, उनके लिए तकरीबन यही कीमत है. 200 यूनिट के लिए भी तकरीबन यही कीमत है. लेकिन 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमत ज्यादा है. और सबसे महंगी किसके लिए? 1000 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले के लिए बहुत ज्यादा है. तो हमारे यहाँ ये हिस्से बने हुए हैं, स्लैब्स बने हुए हैं. कैसे स्लैब्स बने हुए हैं? कि 100 to 200 यूनिट्स, ये एक स्लैब बना हुआ है. आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज जितने करेंगे सबको मैसेज नहीं जाएगा, तो आप लोग प्लीज ना कीजिएगा. बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग प्लीज समझिएगा. 100 to 200 यूनिट्स एक स्लैब है, हिस्सा है. कैटेगरी, स्लैब मींस कैटेगरी. 200 to 500 यूनिट्स एक और कैटेगरी है. 500 to 1000 या 6, मेरे हमें हाँ एक 1000 का हो गया है. और उसके बाद 1000 and above कैटेगरी है. ये कमर्शियल में भी है और डोमेस्टिक में भी है. लीजिए, मैंने आपका सवाल देख लिया, लेकिन आपके सवाल को फिलहाल जवाब नहीं दे रहा हूं. आप मुझसे बाद में पूछिएगा. नेक्स्ट. ओके. सो हमारी बिजली बहुत ज्यादा महंगी है. डन. आगे जाइएगा. इसमें बेटे गो. आगे. आगे प्लीज कीजिएगा. तो मैंने सिर्फ ये बताया कि डोमेस्टिक बिजली जो हमारी है
वो 24 PKR से शुरू होकर तकरीबन कोई 72, 73, 74 प्लस पे पहुंच गई है। और जो कमर्शियल यूनिट है वो 48 PKR से शुरू होके 90 प्लस पे आजकल तो 112 रुपए तक शायद पहुंच गया है। 112 PKR तक पहुंच गया प्लस कमर्शियल यूनिट। राइट। ओके, नेक्स्ट। और ये मिसाल के तौर पे 300 से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग जो थे, 300 टू 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले लोग थे, 2021 में डोमेस्टिक यूनिट पर यूनिट ये बिजली कितनी थी, यानी 300 से 600 के दरमियान में यूनिट इस्तेमाल करने वाले 18 रुपए फी यूनिट थी। और अब कोई 56 PKR की पहुंच गई है, यानी 3 गुना से कीमत बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है, हाँ तकरीबन 3 गुना ही हो गई है। तो 3 सालों में या 4 सालों में हम लोगों ने जंप किया है फ्रॉम 18 PKR टू 56 PKR। तो हमारी बिजली बेतहाशा महंगी हो गई है। ठीक। हमारे मुल्क में 1200 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऑफ डीजल इंजन। 1200, 12,000 मेगावाट, 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है सिर्फ डीजल इंजन की। वो इंस्टॉल यूनिट्स हैं, लगे हुए हैं। 7,000 मेगावाट के प्लस, 7,000 मेगावाट प्लस के एलएनजी के यूनिट्स हैं। 7,000 मेगावाट के एलएनजी के यूनिट्स हैं। 9,000 मेगावाट प्लस के कोल के यूनिट्स हैं। तो ये टोटल मिला के आपके तकरीबन तकरीबन बन जाते हैं 26 से 27 हजार मेगावाट के यूनिट्स बने हुए हाइड्रोकार्बन्स के। इसमें मैंने ऑयल, गैस और कोल तीन बताया है, डीजल वगैरह के मैंने, सॉरी, पानी की तो मैंने बात ही नहीं की है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुल्क में 60% प्लस, 60% प्लस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें इस वक्त टॉप पे, ये इस वक्त टॉप पे क्या है? कोल है। डीजल के 12,000 मेगावाट के यूनिट्स तो लगे हुए हैं, लेकिन हम सारा का सारा उससे बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे। कभी 3,000 मेगावाट, कभी 4,000 मेगावाट, कभी 2,000 मेगावाट। जरूरत के मुताबिक डीजल के यूनिट से हम बिजली कम या बढ़ाते जाते हैं। लेकिन एलएनजी मैक्सिमम कैपेसिटी में चल रहा है। एलएनजी मैक्सिमम कैपेसिटी में चल रहा है। कोल मैक्सिमम कैपेसिटी में चल रहे हैं। कोल और एलएनजी दोनों मैक्सिमम कैपेसिटी में चल रहे हैं। और तेल मैक्सिमम कैपेसिटी में नहीं चल रहा। हम उसे इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि डीजल महंगा है, गैस उसके मुकाबले में सस्ती है, और कोयला उसके मुकाबले में सस्ता है। तो इन तीनों में सबसे सस्ता कौन? कोयला, कोल। तो इसलिए टॉप प्रायोरिटी हमारी कोल है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी क्या है? एलएनजी है। आखिरी ऑप्शन हमारे पास डीजल यूनिट्स है। डन। तो अब प्रॉब्लम क्या है? हमारे मुल्क में 60% प्लस बिजली हाइड्रोकार्बन से बन रही है, जिनमें से डीजल सबसे महंगा,
एलएनजी दूसरा महंगा, कोयला तीसरा महंगा। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो जो हाइड्रोकार्बन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो देखिए ये एनालिसिस है, ये आर्गुमेंट बिल्डिंग है। मैंने किसी स्टेटमेंट दिया कि हमारे मुल्क में बिजली महंगी क्यों है, इसलिए महंगी है कि 60% प्लस बिजली हमारी हाइड्रोकार्बन से बन रही है। मैंने स्टेटमेंट दे दिया। अब उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा हूं। कैसे जस्टिफाई कर रहा हूं कि हमारे मुल्क में 26 से 27 हजार मेगावाट के जो इंस्टॉल्ड यूनिट्स हैं, वो किस चीज के, हाइड्रोकार्बन्स के हैं, जिसमें डीजल टॉप पे है, एलएनजी थर्ड पे है, कोयला सेकंड पे है। कैपेसिटी वाइज सबसे ज्यादा बिजली हमारी कोयले से बन रही है, दूसरे नंबर पे एलएनजी से बन रही है, तीसरे नंबर पे डीजल से बन रही है। तो कोयला तीसरा महंगा, एलएनजी दूसरा महंगा, और सबसे महंगा डीजल। तो हमारी बिजली तो वहां से बन रही है, चीपर सोर्सेज तो नहीं बन रही है। ऊपर से वो हाइड्रोकार्बन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड, रादर दैट इज इंपोर्टेड। The electricity generated from hydrocarbons is not locally produced. The oil consumed or the diesel consumed for electricity generation is not locally produced. It is imported from Saudi Arabia, from UAE, वगैरह वगैरह. The LNG that is consumed for electricity generation is not locally produced. It's imported from Qatar and other sources. Coal that is used for electricity generation, 2500 मेगावाट कोल हम अपने कोयले से बनाते हैं। बकिया जो तकरीबन कोई 6500 मेगावाट का कोयला बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जो हाइड्रोकार्बन है हमारा अपना नहीं है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो हाइड्रोकार्बन इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। एक तो यूक्रेन की वॉर से इसकी कीमतें बढ़ गई है, एक मिडल ईस्ट में वॉर की वजह से कीमतें मजीद बढ़ गई है। एक और बड़ा मसला क्या हुआ है, ये सारा एनालिसिस है कि महंगा कैसे हुआ है। एक मैंने कहा कि सोर्स ही महंगा है तो बिजली तो महंगी होगी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन दैट इज डीजल, एलएनजी एंड कोल, वो है ही महंगे, तो बिजली तो महंगी होगी। पहली बात तो मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने क्या की, वो हाइड्रोकार्बन जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वो इंटरनेशनल मार्केट में महंगा है, इसलिए हमारे यहाँ बिजली महंगी आ रही है। तीसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट क्या है कि हमारे मुल्क में रुपी की कीमत गिर गई है, रुपी डॉलर के मुकाबले में डी वैल्यू हो गई है। कैसे? अगर हम 1 अरब डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करते थे 2021 में, तो उसके लिए हमें 178 अरब रुपए देने पड़ रहे थे। For importing the oil amounting $1 billion, Pakistan was supposed to pay 178 billion PKR by 2021. But today, the import of the same $1 billion of oil cost us more than 275 billion PKR. तकरीबन 100 अरब रुपए इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है? आपकी रुपए की कीमत गिर गई है। ये बड़ा टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे। 2021 जून, टाइप ना कीजिएगा आप लोग प्लीज, ताकि मैसेज सबको मिले। जून 2021 में क्या था, $1 was equal to 178 PKR। जून 2024 में $1 is equal to तकरीबन को 275 प्लस माइनस PKR। ये हर रोज तब्दील होता रहता है, तो मैं इसको ये मार्जिन मुझे एज ए ह्यूमन देते जाएं कि हर रोज की फिगर मुझे याद नहीं होंगे, ना कोई कर सकता है और ना आपको करने हैं। सालाना फिगर आपने याद कर ली काफी। तो रुपी के डी वैल्यू होने की वजह से इंपोर्टेड हर चीज महंगी हो गई है, खासतौर पे हाइड्रोकार्बन। पॉइंट क्लियर? सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट।
एक और, अब बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट अभी करने वाला हूं। एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स विद आईपीपीज। एक्सपेंसिव एग्रीमेंट, फीस के साथ हमारे एग्रीमेंट जो है अ, वो बड़े महंगे एग्रीमेंट्स हैं। स्क्रॉल अप कीजिएगा बेटा। थैंक यू। पहली बात तो ये समझे, आईपीपी पे अलग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको ये डिटेल दे रखी है। मैंने लास्ट मैगजीन में डिस्कस किया है, और इस मैगजीन में, इस लास्ट मैगजीन में मैंने सिर्फ आईपीपी को डिस्कस किया था। इस मैगजीन में पूरा एनर्जी सेक्टर मैंने डिस्कस कर किया है। ये फाइनल मैगजीन आएगा। ठीक ना। अब हमारे मुल्क में जो आईपीपीज लगे हैं, टोटल है कितने? तकरीबन कोई 103 आईपीपीज हैं, यानी 100+ आईपीपीज हैं। 100+ आईपीपीज हमारे मुल्क में है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, यानी हुकूमत पाकिस्तान की, ये नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। कब कब लगे हैं? 1994 में एक बड़ा चंक आया था। 1994 में बीबी साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा। उसके बाद 2005 में मुशर्रफ साहब के दौर में आए थे। 2011 में जरदारी साहब के दौर में आए थे। 2015 में नवाज शरीफ साहब के दौर में आए हैं। सबसे ज्यादा आईपीपीज 2015 में आए हैं। ठीक। ये क्यों आए हैं? जब जब हमारे मुल्क में बिजली की जरूरत बड़ी है, तब तब हमने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं किए। यानी अपने लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, डैम बना लो, वगैरह वगैरह, हमने ये नहीं किए, बल्कि हमने ये आईपीपीज लगा दिए। ठीक। पहली बात तो यह है कि जब जब डिमांड में इजाफा हुआ है, तब तब हमने आईपीपीज लगाए हैं। और 2015 में जो हमने आईपीपीज लगाए हैं, उसकी वजह क्या थी? डिमा यानी 2015 से पहले जितनी भी आईपीपीज हमने लगाए हैं, वो इसलिए लगाए थे कि डिमांड में इजाफा हुआ तो हमने आईपीपीज लगा दिए। यानी द डिमांड वाज मोर एंड द जनरेशन कैपेसिटी वाज लेस, तो फिर हमने क्या किया? हमने आईपीपीज इंस्टॉल कर दिए। लेकिन 2015 में हमने आईपीपीज इसलिए इंस्टॉल किए कि हमने डीजल बेस्ड आईपीपीज से जान छुड़ानी थी, उसको छोड़ देना था, और गैस पे और कोयला पे शिफ्ट करना था। हमने एलएनजी पे और कोल पे शिफ्ट करना था, इसलिए हमने लगा दिए। ये जो 9000 मेगावाट के कोल के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ये कब लगे हैं? 2015 ऑनवर्ड। ये जो गैस के प्रोजेक्ट्स लगे हैं, वो अक्सरियत 2015 और कुछ 2011 में लगे हैं। इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो 42,000 मेगावाट से ज्यादा है। 42,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हम प्रोड्यूस करने के कैपेबल हैं। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी टू जनरेट मोर देन 42,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे पास कैपेसिटी है। जिनमें से 12,000 मेगावाट प्लस की कैपेसिटी हमारे पास किसकी है? डीजल की है। 9,000 मेगावाट की कैपेसिटी कोल की है। 7,000 मेगावाट की
एलएनजी की है। डन। उसके अलावा तकरीबन कोई 7,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमारे पास। अब आप कहेंगे कि ये 5 से 7 हजार फिगर क्यों वेरी करते हैं? इसमें मिसाल के तौर पे अभी सुक्की किनारी प्रोजेक्ट आ गया है, कुछ 2 1 महीने हुए हैं। सुक्की किनारी प्रोजेक्ट आ गया है और वो 883 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने लगे। तो चेंज होते रहते हैं। ओके। वो हाइडल से हैं, 1500 मेगावाट प्लस सोलर से हैं, जो स्टेट की तरफ से हैं या स्टेट ने उनको ऑथोराइज किया हुआ है। 3300 मेगावाट से वो न्यूक्लियर से हैं, और कोई 1000 मेगावाट के करीब विंड प्रोजेक्ट्स हैं। 1000 मेगावाट प्लस के विंड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट। ये मैंने सिर्फ कैपेसिटी बता दी। अब प्रॉब्लम क्या है? द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेस। ये मैंने खिजर आवाज नहीं आई तो मैंने बता दिया कि हमारे मुल्क में 1000 मेगावाट के तकरीबन कोई विंड के प्रोजेक्ट्स हैं। 1000 मेगावाट के विंड के प्रोजेक्ट्स हैं। अब पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? The capacity of electricity generation is more while the demand is less. ये है हमारा असल मसला। हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा है, डिमांड कम है। ये जो मैंने आपको अभी बताया, 9,000 कोल के और 7,000 गैस के, हमने कब बनाए हैं? अभी ये 2015 ऑनवर्ड। तो 16,000 मेगावाट कैपेसिटी तो हमने अभी बिल्ड की है। ये निपरा करता है। ओके ना। अब ये जो मुल्क में इस वक्त बिजली का बुरहान है वो क्या है? वो महंगी बिजली है। वो महंगी बिजली क्यों है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज्यादा है, 42,000 मेगावाट। डिमांड कम है। कैसे डिमांड कम है? एक्सप्लेन कर रहा हूं। समर में, समर का मतलब क्या? जून जुलाई 2024, मैक्सिमम डिमांड कितनी थी? 26,000 मेगावाट। और ये कितना कम है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ये 16,000 मेगावाट कम है। यानी मतलब क्या, हमारे मुल्क में 16,000 मेगावाट जो कैपेसिटी है थी वो क्या हुई? वो अनयूज्ड रही, अनयूज्ड रही। कैसे अनयूज्ड रही समझा रहा हूं। दूसरा, विंटर में यानी सर्दियों में हमारी डिमांड कितनी होगी? तकरीबन को 13,000 मेगावाट। और अगर 13,000, विंटर का मतलब क्या? जनवरी और फरवरी 2024 में ये डिमांड कितनी थी? 13,000 मेगावाट की थी। मतलब क्या? 29,000 मेगावाट की जो हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो यूज नहीं हुई। ठीक ना। अब हमने क्या किया हुआ है? ये पैराग्राफ लंबा, इस तरीके से समझ नहीं आएगी, मुझे सुनो। हमने हर आईपीपी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। आसान अल्फाज में समझा दूं, बिल्कुल आसान। एंड दैट इज के 2024 में
तकरीबन कोई 240 बिलियन यूनिट्स तकरीबन इन आईपीपी से, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज सपोज्ड टू परचेज, हम परचेज करने के पाबंद थे तकरीबन। हमने खरीदे कितने? बट द गवर्नमेंट परचेज्ड ओनली 130 बिलियन यूनिट्स, और तकरीबन 100 बिलियन यूनिट्स के करीब हम उनसे नहीं खरीद सके। हम तो पाबंद थे खरीदने के। आईपीपी ने एक यूनिट पाकिस्तान में लगा दिया। मिसाल के तौर पे 5 आईपीपी जो हैं वो इसके हैं, तरीन ग्रुप के हैं। 3 आईपीपीज शहबाज ग्रुप के हैं। 7 आईपीपीज मनशा ग्रुप के हैं। शहबाज मीन प्राइम मिनिस्टर का बेटा। इसी तरीके से एंग्रो यूरिया पाकिस्तान के कोई 7 आईपीपीज हैं। इन्होंने यूनिट्स लगाए हैं, तो उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है। और फिर सबसे ज्यादा आईपीपीज जो है वो किसके? चाइना के हैं। कल, पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, कल बता रहा हूं, 1.82 बिलियन डॉलर्स लोन या कैपेसिटी पेमेंट ऑफ चाइनीज आईपीपीज इज पेंडिंग ऑन पाकिस्तान। ये सेंटेंस आपने हर कोई लिख ले, कल मैंने पढ़ा है। तो प्रॉब्लम हुआ क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इन आईपीपीस के साथ हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि हम आपसे इतने यूनिट्स खरीदने के पाबंद हैं सालाना। मिसाल के तौर पे ओवरऑल मैंने जनरलाइज कर दिया कि 2 लाख ने 2.4 बिलियन यूनिट्स खरीदने के हम पाबंद हैं। हमने वो नहीं खरीदे उनसे। हमने 1.3 बिलियन यूनिट्स खरीद लिए। जब हमने उनसे कम यूनिट्स खरीद लिए, तो ऑटोमेटिकली जो बकिया यूनिट्स हमने नहीं खरीदे, पैसे तो हमने फिर भी पे करने थे। क्यों पे करने थे? आप कहेंगे क्यों पे करने थे? इसलिए पे करने थे कि उसने 3, 4 या 5 अरब डॉलर का सरमाया लगाया हुआ है। इसलिए नहीं लगाया कि वो नुकसान करे, इसलिए लगाया हुआ कि वो कमाना चाहते हैं। मसला तो हमारा है, हमने ज्यादा यूनिट्स लगाए ही क्यों? पहला मसला हमारा। दूसरा मसला, जब लगाए तो हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को बढ़ा क्यों नहीं रहे? ताकि वो यूनिट्स कंज्यूम हो जाए। कंज्यूम हो जाएंगे तो लोग उसका पैसा देंगे। पैसा देंगे तो हम लोगों पे, यानी आप पे, मुझ पे जो इसका बर्डन आया हुआ है, वो तो स्टेट की गलती है। वो तो गवर्नमेंट्स की गलती है, जिसका बर्डन मैं और आप हमेशा भुगत रहे हैं। स्टेट भी भुगत रहा है, मैं और आप भी भुगत रहे हैं। तो हमने जो उनसे बिजली खरीदनी थी, जिसका हमने वादा किया था, एग्रीमेंट किया था कि हम इतनी बिजली खरीदेंगे, वो उतनी बिजली हम उनसे नहीं खरीद रहे। पर मंथ नहीं, ये पर डे है। ओके, नेक्स्ट। एग्रीमेंट से अनवर के ऐसे आराम से आप वो करेंगे कि जहां मैं नहीं करता। ये इंटरनेशनल ओब्लिगेशंस हैं। ये आपकी और मेरी जबान तोड़ी है, हम मुकर जाएंगे। ये ये क्या कहते हैं, ये है वो सोर्सेज जिससे हमने कमाया था। आपके वजीर आजम या आपके मिनिस्टर्स वगैरह, मुल्क के क्या बाहर भी हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है? आपको याद है ना, ये सब कुछ हम कहते रहे।
और मुंह पे हम मुकर जाते हैं, हम तो ऐसे कौम है, और कुरान उठाने को तैयार होते हैं। ये एक पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, हर किसी की बात कर रहा हूँ। और सच जब सामने आता है तो फिर जनाब वो हम, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, ऐसे थोड़ी होगा। मुझे लगता है मुझे ब्रेक नहीं करनी चाहिए। एक चंद बच्चों ने डिमांड की है ब्रेक की, मुझे लगता है मुझे ब्रेक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, अनदर। उसके बाद फिर आगे जाओ बेटा। जी, एक और चीज कि जो आईपीपीज हैं उनका 2023-24 में, माली साल 23-24 में, माली साल 23-24 में 1.9 ट्रिलियन, 1,900 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट ड्यू हुआ था, यानी हम पे जमा हो गया, जिनमें से हमने कुछ पे किए कुछ पे नहीं किए। इस वक्त तकरीबन कोई 3 ट्रिलियन PKR अनपेड कैपेसिटी पेमेंट है, ड्यू है, जो हमने पे करना है। उन 3,000 अरब रुपए में 1.82 ट्रिलियन, बिलियन डॉलर्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 1.82 बिलियन डॉलर्स टू बी पेड टू चाइना, टू चाइनीज कंपनीज। इस वक्त जो चाइना हमारे साथ इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में स्लो हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह क्या है? जो पाकिस्तान कमिटमेंट करता है, जो हुकूमत पाकिस्तान कमिटमेंट्स करता है, वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा। वो कहता है कि आपके ऊपर मैंने इतने पैसे जमा हुए हैं, ये पैसे पे करने की आप पाबंद है, हम वो पैसे पे नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मजीद इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कर रहे हैं ना। सो ये है आपके कैपेसिटी पेमेंट का इशू। इसी के साथ एक और बड़ा इशू है, कावा और गर्म पानी और, थैंक यू। अब पाकिस्तान परचेजेस, हम परचेज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, पाकिस्तान परचेजेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आईपीपीज इन डॉलर्स। हम डॉलर में उनसे बिजली खरीद रहे हैं। कैसे? पर यूनिट हम तकरीबन 14 सेंट्स, सेंट क्या है? पार्ट ऑफ या स्मॉलर पार्ट ऑफ डॉलर है, हम उनको पे कर रहे हैं, 14 सेंट्स पर यूनिट पे कर रहे हैं। बांग्लादेश कितना पे कर रहा है? 9 सेंट्स।
अब इंटरनेशनल आईपीपीस को तो हमने डॉलर में पे करना है, उसकी तो समझ आती है। लेकिन दो बातें हमारे यहां समझ से बलातर है। एक, हमने इतने महंगे एग्रीमेंट किए क्यों? अगर बांग्लादेश पर यूनिट 9 सेंट्स पे कर रहा है, हम 14 सेंट्स पे कर रहे हैं, ऐसा कैसे हुआ? इंडिया तकरीबन कोई नियरली 9 सेंट्स पर यूनिट पे कर रहा है, हम 14 सेंट्स क्यों पे कर रहे हैं? ये एग्रीमेंट ऐसे कैसे हुए? दूसरा, पाकिस्तानी आईपीपीज को भी हम, यानी पाकिस्तानी ओन्ड आईपीपीज है, उनको भी हम किस में पे कर रहे हैं? डॉलर में। अब बाहर के आईपीपीज की तो समझ आती कि उनको हम डॉलर में पे कर रहे हैं, लोकल को हम डॉलर में क्यों पे कर रहे हैं? ये अभी तक बियॉन्ड कंप्रिहेंशन है, और ये एग्रीमेंट होते रहे। 2020 में इसको ठीक करने की कोशिश की गई, पार्शली। ठीक, वो कैसे, अभी आता हूं, यहां पे शायद लिखा हुआ नहीं है, आप लोग ये एक और पॉइंट नोट कर दे इसमें। द एग्रीमेंट्स, मुझे प्राइवेट मैसेज ना कीजिएगा, मैं आपको टाइप करके कुछ चीजें लिख कर रहा हूं। द एग्रीमेंट्स टेन्योर इज मोस्टली फॉर 30 years, 30 साल के टेन्योर है। मतलब क्या? दे कैन नॉट बी रीनेगोशिएटेड बिफोर दैट। उससे पहले तो रीनेगोशिएट भी नहीं हो सकते। तो हमने 1994 वाले रीनेगोशिएट किए, 91 में भी है, 1991 वाले रीनेगोशिएट किए, 1986 वाले रीनेगोशिएट किए, और पाकिस्तानी बेस 1999 में भी कुछ है, नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे, और कुछ 2005 में, उनको हमने प्रेशराइज कर रीनिगोशिएट कर दिया, कुछ सारे नहीं। लेकिन असल मसला किधर है? 2011 और 2015 के मेजॉरिटी आईपीपीस तो ये हैं, और उनका टेन्योर क्या होगा? 2011 का टेन्योर होगा 2041 तक, और 2015 का टेन्योर होगा 2045 तक। तो हम चाहें ना चाहें, ये बोझ हमें उठाना पड़ेगा। तो ये है आईपीपीस के मसले, जिसकी वजह से आपकी बिजली महंगी हुई है। नहीं नहीं, उसके बाद कोई आईपीपी नहीं लगी है। नेक्स्ट। जो आईपीपी से बिजली प्रोड्यूस हो रही है बख्तावर, वो किस चीज में हो रही है? वो डीजल में हो रही है, वो कोयले में हो रही है, वो गैस में हो रही है। वो कहां से, क्या करके, किधर से बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो? कोई शिफ्ट करके बिजली प्रोड्यूस करेंगे? ओके, नेक्स्ट। एक और बड़ा हमारा मसला क्या है? दैट इज ट्रांसमिशन के हमारे मसले हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के मसले हैं। एनटीडीसी, एनटीडीसी हमारा 17% लॉस है। क्यों है वो लॉस 17% लॉस? क्योंकि लाइंस आर एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द लाइंस आर एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो चुके हैं, ओल्ड है, आउटडेटेड है। तो इससे क्या होता है? फ्रैक्शन बढ़ जाता है, रिजल्ट्स इनटू लाइन लॉस। जब आपके लाइन है ही पुराने, वो बिजली उस तरीके से पास नहीं कर सकते।
इसलिए लाइन लॉस है। हम जखायर इस क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप ये सवाल बाद में कीजिएगा, आई आंसर यू। नेक्स्ट, अनदर, दूसरा, अच्छा हमारा लाइन लॉस है कितना? 17%। चाइना का कितना है? 3%। इंडिया का कितना है? तकरीबन कोई 9%। बांग्लादेश का तकरीबन 9%। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का 12%। दूसरा बड़ा मसला क्या है? डिस्कोज में हमारे मसले हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में हमारा जो मसला है वो कितना है? 16% लॉस है। बिजली एवोपोरेट होती है, लाइन से निकल जाती है, लाइन पुराने हो चुके हैं। डिस्कोस में 16% लॉस है, जिनमें से 9%, उस 16 का 9% क्या है? यानी सबसे बड़ा पार्ट उसका क्या है? वो है चोरी, दैट इज थेफ्ट। 9% तो चोरी है, चोरी। उसके बाद फिर एरियाज ऑफ पाकिस्तान विच डू नॉट पे बिल्स, कुछ ऐसे इलाके हैं जो बिल पे नहीं करते। मिसाल के तौर पे एक्स फाटा, जिसको आज हम मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वजीरिस्तान, खैबर वगैरह, बिल पे नहीं करते। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो बिजली की बिल पे नहीं करते, मिसाल के तौर पे वापडा, या उनको सब्सिडाइज बिजली मिलती है, मिसाल के तौर पे आपकी जो लॉ इन्फोर्सिंग है, सब्सिडाइज्ड है। नेक्स्ट, तो टोटल लॉस आपका यहां पे कितना है? 33%। तो 33% मतलब क्या? आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इतना सिंपल बता रहा हूं, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसमें से क्या हुआ है? 33 लॉस्ट, 33 गए, उड़ गए। और फिर बिल पेड ओनली फॉर 67%। जो बिल पे हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? 67% के लिए। तो मसला तो होगा। समझ आई सबको? नेक्स्ट पॉइंट। टाटा बिल इसलिए पे नहीं करता क्योंकि आपकी एग्रीमेंट हुए हुए उनके साथ कि हम आपसे बिल नहीं लेंगे। पाकिस्तान के साथ इल्हाक के बदले में उनसे बिल ना लेने का हमने वादा किया था।
नेक्स्ट, अब इसके असरात किस पे हैं? सबसे बड़ा असर है इंडस्ट्री पे। जो बुरी तरह हिट हुआ है वो आपकी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री इज द वर्स्ट हिट। क्यों? इंडस्ट्री किस चीज पे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी पे। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान is at least 30% more than India and Bangladesh। इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में हमारी बिजली कम से कम इतनी महंगी है। आप देखिए, आप लोग प्राइवेट मैसेज कर लेते हैं तो वो मैसेजेस जो मैं जिसको सेंड करना चाहता हूं वो नहीं हो पाते। ओके। तो हमारे यहाँ बिजली महंगी है, उसके वजह से हमारे इंडस्ट्रीज को सेटबैक हुआ है। द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली ऑफ टेक्सटाइल, आर अनेबल, टेक्सटाइल की कमोडिटीज आर अनेबल टू compete with the textile goods of बांग्लादेश एंड इंडिया। हमारे टेक्सटाइल टेक्सटाइल गुड्स compete नहीं कर पा रहे। अपने मुल्क में देख लें, आपके मुल्क में जैकेट सब कहां से आ रहे हैं? बांग्लादेश से। कहां से आ रहे हैं? चाइना से। वरना वो तो आपकी स्ट्रेंथ थी। कपड़ा आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ था। आपको पता है कि आज कपड़ा किसका स्ट्रेंथ बन चुका है? चाइना का, बांग्लादेश का, इवन इंडोनेशिया का। आपके जो सबसे बड़ा सेटबैक हुआ है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हुआ है पिछले कई सालों में। ओवरऑल हमारे मुल्क में पिछले 3 सालों में कोई 200 प्लस इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बंद हुई है वो टेक्सटाइल की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, लॉरेंसपुर, लॉरेंसपुर बंद हो गया है। जी, अब मैं पूरी दुनिया को तो नहीं बता सकता कौन कितना बड़ा एक्सपोर्टर है। आपको अगर ये लगता है कि वियतनाम सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दैट्स नॉट करेक्ट। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है ना? लॉरेंसपुर, मैं तो अपने मुल्क के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं ना। लॉरेंसपुर बंद हो गया आपका। आपका ये क्या नाम है इसका, निषाद के 2 यूनिट्स बंद हो गए हैं। इसी तरीके से फिर आपके और कई सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। बक्या इंडस्ट्रीज आपका बंद होना क्यों? आपके प्रोडक्ट्स कंपीट नहीं कर पा रहे। क्यों? महंगे हैं। क्यों? बिजली महंगी है। दूसरा बड़ा नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको एनएफ टाइम देने वाला हूं तो क्वेश्चन आंसर एग्रीकल्चर से। आपके मुल्क में तकरीबन कोई 30% प्लस एग्रीकल्चर जो है वो क्या है? वो ट्यूबवेल पे बेस्ड करता है। बहुत सारे लोग उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए, एक गो में उन्होंने खर्चा कर लिया। अब वो जो सोलर पैनल सिस्टम लगाया है वो सिर्फ सिस्टम नहीं है, साथ साथ में उन्होंने बैटरीज लगाई हैं, साथ साथ में उन्होंने वो जो पाइप्स लगाए हुए हैं, इसको कहते हैं एक मखसूस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, वो लगाया हुआ है। कोई तकरीबन को 45 लाख का खर्चा है। हर कोई तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अभी भी बहुत सारे लोग जो ट्यूबवेल पे जमीन को सैराब कर रहे हैं वो बिजली बेस्ड है। डन। तो जब बिजली महंगी तो ऑटोमेटिकली आपका एग्रीकल्चरल कमोडिटी प्रोडक्शन भी महंगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और बड़ा पॉइंट इज,
डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। इंडस्ट्री के बाद जो हिट हुआ है वो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है। अस्मा, गो डाउन टू द फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज डोमेस्टिक लाइफ। कैसे आपकी डोमेस्टिक लाइफ कैसे इफेक्ट हुई है? आपकी अर्निंग का, यानी एक मिडिल क्लास के अर्निंग का एटलीस्ट 40% ऑफ देयर अर्निंग इज कंज्यूम्ड बाय टू बिल्स। दो बिल कंज्यूम करते हैं, गैस, दूसरा बिजली। बिजली ज्यादा है उसके निस्बत गैस दूसरे नंबर पे है। अब बिजली आपके पिछले 3 सालों में 3 टाइम्स इंक्रीज आया है, ट्रिपल हुए प्राइसेस। पिछले 3 सालों में गैस की कीमत 700% इंक्रीज हुए। 700%, इमेजिन। तो आपके 40% प्लस जो अर्निंग है वो कहां पे जा रही है? मिशी बलोच, ट्रस्ट मी, आप जब गैरत करेंगी और आप मेहनत शुरू कर लेंगी तो ये फिक्र आपको भी याद हो जाएंगे। मुझे भी ऐसे याद हुए हैं। आप ट्रस्ट योर माइंड। 2-2.5 महीने बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कहां पे हो, तुम कहोगे कि कितना बड़ा सफर मैंने कर लिया। तो सब्र करो, ठीक है। हम बस एक चीज है, भागना नहीं है। कुछ भी हो, भागना नहीं है। ठीक। ऑल राइट। यस, रनिंग ऑप्शन ना हो, खुद को ऑप्शनलेस कर दो। 6-7 महीने की गैरत है, एक ट्राई तो कर लो, मजा आएगा आपको। अब मैं खान साहब तो नहीं बन सकता ना, घबराना नहीं है। लोग इतने तगड़े होते तो इस्लामाबाद आ चुके होते। जरमीने, तो या ओके। आई डू। आई डोंट नो। आई डोंट नो। मैंने ये फनी नोट पे ये बात कही है। आई डू। आई डोंट नो। मैं अब ये भी नहीं कह सकता मैं ए पॉलिटिकल हूँ, क्योंकि मैं ए पॉलिटिकल वाकई नहीं हूँ। खलील, निशात एक ब्रांड है जो प्रोडक्ट्स आपके यहाँ बेचता है। निशात की इंडस्ट्रीज भी है, उसके 3 यूनिट्स थे। एक काम कर रहा, दो बंद हो गए, लेकिन उनकी दुकानें बंद नहीं हुई है। खलील तम्मड़ से। हाँ जी, अब समझ आ गई तुम्हें। ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, अभी तो आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, जवाब दूंगा, डोंट वरी। सो डोमेस्टिक लाइफ के बाद आपका क्या, जब आपकी बिजली महंगी हो गई तो आपके अर्निंग का 40% प्लस सिर्फ बिल पे चला जाता है। तो आप एजुकेशन पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा है, फूड की क्वालिटी पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ा है, किसी ने मिल्क पे कंप्रोमाइज किया है, किसी ने फ्रूट पे कंप्रोमाइज कर लिया, किसी ने किस चीज पे कंप्रोमाइज किए हैं, एंड गो ऑन। इस तरह की कमर्शियल लाइफ वगैरह पे इफेक्ट है। आगे सोल्यूशन पे आओ, अभी कुछ रहता है सॉल्यूशंस। ओके, रीनेगोशिएट करने होंगे एग्रीमेंट्स विद आईपीपीज। 2020 में हमने रीनेगोशिएट किए। क्या रीनेगोशिएट किए? लेकिन वो मैंने आपको बताया कि आपके जो 94 वाले और 99 वाले और 91 वाले और 86 वालों के साथ हमने रीनेगोशिएट किया, और वो क्या था कि आपको हम कैपेसिटी पेमेंट पे नहीं करेंगे। इससे पहले कोई सीरियस एफर्ट किसी हुकूमत ने नहीं की थी। 2020 में पहली सीरियस एफर्ट हुई, और अभी 2024 में हुई है एफर्ट, और हो रही है कि हम आपको कैपेसिटी पेमेंट पे नहीं करेंगे। सब पे अप्लाई नहीं हुआ है, पुराने पे अप्लाई हुआ है, कुछ पे अप्लाई हुआ है। दूसरा, हम, यानी आप बिजली दोगे तो पैसे देंगे, मजीद नहीं। दूसरा, हमने क्या हुआ कि लोकल आईपीपीस को डॉलर में नहीं, पी के आर में पे किया जाएगा, डॉलर में नहीं, पी के आर में पे किया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या
कि हमारे यहाँ ये तो सिर्फ चंद आईपीपीस पे अप्लाई हुआ है। 2011 2015 वाले आईपीपीस तो बहुत लेट एक्सपायर होंगे। 2011 वाले यहाँ पे टाइम लिखा हुआ, असमा इसको करेक्ट कर लो, 2024 नहीं, 2041। हाँ जी, फिर 41 ना। यस 2041। हाय हाय अंग्रेज द पुत्र, तुम्हें भी उर्दू नहीं आती। ओके, हाँ जी, 2041 and 2015 वाले will be expired in 2045 not 30। नेक्स्ट बेटा, आगे ये 230 की बजाय 245 करो। हाँ जी, गुड, थैंक यू। दूसरा, हमारे यहाँ क्या है, पाकिस्तान को चीपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सोर्सेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे 2030 तक। हमने प्लान किया था और उस पर काम हो भी रहा था, लेकिन अब अच्छा खासा स्लो हो गया है। 2030 तक हमने 15,000 मेगावाट पे काम करना था, और वो भी क्या, डैम्स पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर, जिनमें से दियामर बाशा डैम था, लिखा हुआ दियामर बाशा डैम, दासो डैम था। दियामर बाशा ने 4500 मेगावाट ऐड करने थे बाय 2029, दासो ने 4300 करने थे बाय 2027, ममंद डैम ने 800 मेगावाट करने थे, करोट ने 730 कर दिए, सुकी किनारी 883 एंड गो ऑन। दूसरा, increase electricity generation from the local coal of Thar। लोकल कोल ऑफ थर से बिजली जनरेशन बढ़ाओ। हमने 320 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं थर कोल से। 1320 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ, और एक और 1320 मेगावाट पे काम हो रहा है। और हमारा टारगेट क्या है कि हम ये 10,000 मेगावाट बिजली जनरेट करेंगे फ्रॉम थर कोल। इसी तरीके से हमने 10,000 मेगावाट बिजली जनरेट करनी है फ्रॉम सोलर सिस्टम। ये टारगेट हमने 2030 तक रखा हुआ है। 10,000 मेगावाट हमने बिजली जनरेट करनी है फ्रॉम सिविल न्यूक्लियर। 4,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने हैं ऑफ विंड प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये हमारे टारगेट्स हैं, जिनमें से अक्सरियत अनफॉर्चुनेटली मिस हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन है ही यही कि हमने इंडिजिनस एंड चीपर ऑप्शंस पे शिफ्ट करना होगा। उसके अलावा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। थर्ड इज रिवैम्प और अपडेट द ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइन को अपडेट करो। जो बड़े बड़े लाइन हैं वो हमें चेंज करने पड़ेंगे। हमने एक लाइन चेंज किया है, उसका नाम है मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन। मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं, मटियारी लाहौर। आप लोगों ने क्विट नहीं करना है, मतलब कंटिन्यू करते जाएं, आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन को और ज्यादा एंजॉय करेंगे आप लोग। मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन, ये 2000 में हमें 21 में कंप्लीट हुआ है। 1.3 बिलियन डॉलर उसकी कीमत है। इसमें लाइन लॉस कितना है? लाइन लॉस इज 3%। वही चाइना वाला स्टैंडर्ड है, 3% लाइन लॉस है। और ये जो मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन है, इट वुड रिकवर इट्स ओवरऑल कॉस्ट इन मैक्सिमम 7 to 8 years में
अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेगा। तो हमें ये चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बड़े इन्वेस्टर चाहिए, कम से कम $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है। उसके लिए हमने इन्वेस्टर्स ढूंढने हैं, और उसमें ज्यादातर ऑप्शन किसके हैं? चाइना के हैं। देन दूसरा, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्कोस। डिस्ट्रिक्ट की प्राइवेटाइजेशन कर लो उसकी। कराची जो है के इलेक्ट्रिक कराची को बिजली दे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी है। एक बात, जनरेटर भी है, बिजली जनरेट खुद करता है। ये ट्रांसमीटर भी यही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी यही है कराची के लेवल पे। ट्रांसमीटर, डिस्ट्रीब्यूटर और जनरेटर तीनों ये खुद है के इलेक्ट्रिक। इसने क्या कर दिया है, लॉसेस, जो टोटल लॉसेस थे, रिड्यूस किए हैं टू 17% फ्रॉम 33% पिछले 10 सालों में। तो उसने ऑलमोस्ट 50% लॉसेस कम कर दिए हैं। स्टेट प्राइवेटाइज करे, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई को। जो सबसे बड़ा लॉस में है वो पेशावर इलेक्ट्रिक है। दूसरे नंबर पे क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई बड़ा लॉस में जा रहा है, एंड गो ऑन। उनको प्राइवेटाइज करो एंड गो ऑन, राइट। ये आपके टॉपिक था। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। और बेटा ये आप फाइल सबको इन द मीनवाइल सेंड करते जाएं, और जिन बच्चों ने सवाल पूछने हैं एक एक करके अनम्यूट करें आप, वो हैंड रेस करें प्लीज। बेटा आप एक एक करके उसको सेलेक्ट करती जाएं, जब वो क्वेश्चन Shakir, unmute your mic. हाँ, एक बंदे के सवाल के दौरान आप फिर सबके साथ ये फाइल शेयर कर लें। हाँ, Sure, sir. थैंक यू बेटे जी। हजरत दोस्त, हाँ एक मिनट बेटा, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये मैसेज सबको प्राइवेट के बजाय पब्लिक हो जाए, मेरे यानी हर किसी के मैसेज किसी को भी नजर आए। मैं चाहता ठीक हूँ है कि सर, लेक्चर पे मैं कोई, change कर देती हूँ। क्योंकि सबके क्वेश्चन मैं ले नहीं पाऊंगा, लेक्चर पे तो कम से कम कमेंट हर कोई ओपनली करे, जो आप लोगों का दिल का है वो कमेंट कर लो। आई एम ओपन टू पब्लिक जस्टिस, लेकिन इंसाफ करो बस। हाउ वाज द लेक्चर, इसके जवाब आप लोग हर कोई, लेकिन प्राइवेट में ना दीजिएगा ताकि सबको पब्लिकली नजर आए। जी जी। तब तक मैं सवाल लेता हूं, आप जिसको शाकिर बोलें। Sir, I guess Shakir is not in the meeting with us. Hazrat Dost, unmute your mic. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर।